हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू लो एंट्रेंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों का जो असेंशियल एलिमेंट्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका एक पॉइंट रहता था, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बताता है सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल का जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हम लोगों ने कल वाले सेक्शन में ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये डिस्कस किए थे, और परसों वाला जो हमारा सेशन था, यानी कि उससे पहले वाला, उसमें हम लोगों ने फ्री कंसेंट के बारे में बात करी थी। तो कल वाले में क्या था कि पार्टीज की, सॉरी, सैटरडे वाले में उसमें क्या था कि पार्टी कौन कौन सी कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने किया था लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट का। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्टेन एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस का। एंड लास्ट पॉइंट हम लोगों ने किया था विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ये वाला फोर्थ जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस एग्रीमेंट्स को हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स वो नहीं है। तो इसके अंदर हमारी 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला तो है कि कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, जैसा कि हमने लिखा हुआ है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट्स स्टार्टिंग से ही वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स। फिर हमारा आता है कि वो हमारे कौन से सेक्शन के अंदर है, यानी कि सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है उन एग्रीमेंट्स के बारे में जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, लॉ उनको क्यों डिक्लेयर करता है वॉइड? ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, मोरालिटी को, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को। इन 3 चीज़ों को लॉ बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए कुछ एग्रीमेंट्स को वो वॉइड डिक्लेयर करके रखता है। ये 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेक्शन नंबर 26 के बारे में। सेक्शन 26 बात करता है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक पर्सन का राइट टू मैरी जो है उसको, उस पर रोक लगाए या उसको रिस्ट्रिक्ट करे, ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे वॉइड। ठीक है, सेक्शन नंबर 26 के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए पर्सन है, ठीक है, ए ने बी को जो है ये वाली चीज बोली कि आप जो है वो सिर्फ सी से शादी कर सकते हो और सी के अलावा किसी और से शादी आप नहीं करोगे। तो यहां पर क्या चीज है कि ए ने बी का जो राइट टू मैरी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि आप जो है वो सिर्फ सी से शादी कर सकते हो, सी के अलावा आप किसी से नहीं कर सकते हो। ये अब सी क्या चीज करता है, सॉरी, बी क्या चीज करेगा कि ये कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड डी से शादी। ठीक है, अब ए जो है वो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट में जाके वो ये चीज बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये सी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। यहां पर कोर्ट ये चीज बोलेगा कि जो आपका एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि आपने उनके राइट टू मैरी जो राइट है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि वो सिर्फ सी से शादी करे और उसके अलावा किसी और से ना करे। तो ये जो उनका एग्रीमेंट हुआ वो वॉइड हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग केस लॉ देखते हैं, लोई वर्सेस पियर्स, 1768 का ये केस था। इस वाले केस के अंदर क्या चीज बोली गई थी कि किसी और से शादी ना करने का प्रॉमिस करना, ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, बेसिकली ये इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है, ये वाला जो केस था हमारा। इस केस के अंदर भी यही वाली चीज हुई थी कि एक बंदा था जिसको ये वाली चीज बोली गई थी कि सिर्फ आप जो है एक ही पर्सन से शादी कर सकते हो और उसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते हो।
तब ये केस जो है वो कोर्ट के पास पहुंचता है, तो कोर्ट यही चीज बोलता है कि राइट टू मैरी जो है वो उसका लीगल राइट है, जिसको आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया है, जिस पर रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने लगाई है, ये चीज बोल के कि वो एक पर्टिकुलर इंसान से शादी कर सकता है, उसके अलावा किसी और से नहीं कर सकता, और वो इंसान अपने लवर से शादी कर चुका होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्रीमेंट था उसको जो है कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के अंदर। ठीक है, उसका ये वाला सारी चीज़ हो गई। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड उस पे, यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 किस चीज़ के बारे में बात करता है? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि किसी भी पर्सन का कोई भी ट्रेड या कोई भी कोई ऑक्यूपेशन या कोई बिजनेस करने का जो राइट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। ये बात करता है सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एक पर्सन को लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोके, वो होता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रोक नहीं सकता कि वो कोई भी लीगल प्रोफेशन में घुसे या कुछ भी ऐसा ट्रेड या बिजनेस करे। ठीक है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो रोक रहा है उनको कुछ भी लीगल बिजनेस या ट्रेड करने से, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है हमारा वॉइड। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो डॉक्टर ना किन्हीं कुछ शर्तों को मानकर एक एग्रीमेंट में घुस जाते हैं और ये वाली चीज बोल देते हैं कि मैं ना एक जो मैं अब मेरी जो डॉक्टर वाली प्रैक्टिस है मैं उसको आगे कंटिन्यू कभी भी नहीं करूंगा या दोबारा से मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगा। इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो वाले हमारे हो जाते हैं वॉइड। या कोई और उसको प्रिवेंट करे कि जैसे मान लो एक पर्सन है ए और उसने एक डॉक्टर को बोला कि इसके बाद जो है आप बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस को दोबारा कंटिन्यू नहीं करेंगे या स्टार्ट ओवर नहीं करेंगे। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एक लीगल प्रोफेशन को करने से, एक लीगल ऑक्यूपेशन या एक लीगल बिजनेस को करने से किसी भी पर्सन को रोके, तो उसका वो राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उसको इन्फ्रिंज करने की वजह से वो एग्रीमेंट हमारे वॉइड हो जाते हैं। इसमें जो है हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। पहला है सेल ऑफ गुडविल, ये रीजनेबल लिमिट्स तक जो है वो वैलिड है। जैसे मान लो एक पर्सन है वो बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसने अपना जो बिजनेस है ना वो किसी और को बेच दी, वो सारी चीजें, ठीक है, अपना पूरा बिजनेस किसी को बेच दिया। वो फिर उसको ये वाली चीज बोलता है कि जिस एरिया में अभी मेरा ये वाला बिजनेस है ना, मैं इस एरिया में सेम बिजनेस को कुछ टाइम पीरियड तक नहीं करूंगा। जैसे उसने बोल दिया कि 5 या 7 साल तक मैं इस वाले एरिया के अंदर जहां पर कि मैंने अपना पहला वाला बिजनेस बेचा है उस एरिया में वो सेम बिजनेस मैं नहीं करूंगा। तो ये ना एक रीजनेबल चीज हो गई उसके अंदर, तो रीजनेबल लिमिट्स है इसलिए उसको हम लोग जो है वैलिड कंसिडर करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है पार्टनरशिप एक्ट, वो भी एक अलाउ करता है लिमिटेड रेस्ट्रेंट्स को। जैसे कि मान लो कोई एक फर्म है जिसमें कि बहुत सारे लॉयर्स हैं, ठीक, तो उन लोगों के बीच में ना एक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही, क्योंकि बेसिकली एक लॉ फर्म वाले सारे पार्टनर्स ही हो गए, ठीक है, मान लो कि 4-5 वकील है, उन्होंने अपना एक लॉ फर्म खोला है, तो वो अब उनका बिजनेस हो गया बेसिकली। ठीक, अब उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ कि वो ना जो भी कोई केस आगे फर्दर लड़ेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा इस फर्म के नाम पे ही चलेगा, कोई भी अपनी पर्सनल या प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी कि सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए फर्म का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम जो है वो पार्टनर हो उस फर्म के। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उन वाले के अंदर भी क्या होता है कि ये जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड हो जाता है, यहाँ पर वैलिड होता है एग्रीमेंट। ठीक, इसका जो केस लो आता है हमारे पास में वो है माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार। 1874 का ये केस था जिसके अंदर यही चीज बोली गई थी कि अगर किसी भी लीगल या लॉफुल बिजनेस कोई करना चाह रहा हो या कोई ट्रेड करना चाह रहा हो, अगर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 27 जो कि बात करता है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 28 पर जो कि बात करता है रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में अगर लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये वाली चीज हो जाती है कि किसी भी इंसान का जो कोर्ट जाने का राइट है ना, आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो।
ठीक, कि अगर कि वो आगे कोई भी मतलब लीगली आपके अगेंस्ट जो है कुछ भी चीज कोर्ट में ना पहुंचा पाए, या ये वाली चीजें जो होती है, वो एग्रीमेंट्स जो कि राइट टू अप्रोच कोर्ट्स को लिमिट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे मेरे पास में राइट है कि मैं मेरे साथ में अगर किसी ने कोई भी एग्रीमेंट साइन किया है, या कुछ भी चीज़ हमारे बीच में हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और सामने वाली पार्टी जो है वो मेरे उसको तोड़ दे एग्रीमेंट को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दे जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा हो, और फिर वो मेरे को ये चीज़ भी बोले कि मैं कोर्ट नहीं जा सकती, तो ये हो गया कि वो जो मेरा कोर्ट जाने का जो राइट है ना, उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें भी उसमें लगता है हमारा सेक्शन नंबर 28 वाला पार्ट, जो कि क्या चीज़ कर देता है, वो ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी पार्टी किसी भी डिस्प्यूट के अंदर कोर्ट जा सकती है। अगर उसको कोर्ट जाने से रोका जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारा होता है वॉइड। नो पार्टी शेल एवर गो टू कोर्ट फॉर डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर मान लो ए और बी, ये दो पर्सन है, ठीक है, अभी ए ने क्या चीज करी, बी का जो है मर्डर कर दिया। अब बी तो मर गया, लेकिन बी के जो रिलेटिव्स हैं, ये लोग क्या चीज बोलते हैं ए को, कि अब जो है हम तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाएंगे और हम लोग जाएंगे कोर्ट। यहाँ पर ए क्या करता है, ए बी के रिलेटिव्स को ये वाली चीज बोल देता है कि मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप लोग कोर्ट नहीं जाते हो। ठीक, तो ऐसी जो सिचुएशन है, यानी कि तुमने ए का जो राइट था ना, उसको मारा है, या ए के जो रिलेटिव्स के राइट है उसको इन्फ्रिंज आप कर रहे हो कि वो कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है इन लोगों के बीच में कि अगर आप कोर्ट नहीं जाओगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में आता है। ठीक, इसमें जो एक्सेप्शन था हमारा, एक्सेप्शन है, एक सेकेंड, ओके, इसमें एक्सेप्शन हमारा ये था कि आर्बिट्रेशन वाले जो होते हैं ना हमारे, वो वाले जो है हमारे वॉइड एग्रीमेंट नहीं होते, उसको जो है लॉ ने परमिट किया हुआ है। क्योंकि आर्बिट्रेशन वाले में क्या चीज़ होती है कि कोर्ट जो है ना, या लॉ जो है, वो एक ऑल्टरनेटिव आपको एक पाथवे दे रहे हैं, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो ये नहीं है कि कंप्लीटली जो है आप लोगों की के राइट्स पे रोक लगा रहे हैं, वो कंप्लीटली रोक नहीं लगाते, वो बस आपको एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दे प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो आर्बिट्रेशन वाले एग्रीमेंट्स हैं वो लॉ के थ्रू परमिटेड होते हैं, और ये फॉल करता है हमारा एक्सेप्शन में। फिर आता है हमारा केस लॉ, वो है सतीश कुमार वर्सेस सुरेंद्र कुमार। इसके अंदर भी यही वाली चीज़ बोली गई थी इस वाले केस लॉ में, कि आर्बिट्रेशन क्लोज जो है ना वो वैलिड होते हैं, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रेंट नहीं करते, कि कंप्लीटली उसको रोकते नहीं है, बल्कि वो क्या चीज़ करते हैं कि ताकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्मूथ वे में चले, उसके चक्कर में वो आपको एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए हमारा ये वाली चीज़ वैलिड होती है। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 बात करता है एग्रीमेंट्स में अनसर्टेनिटी, यानी कि जिन एग्रीमेंट्स के टर्म्स वेग या अनसर्टेन होते हैं वो हमारे हो जाते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। जैसे कि मान लो एक पर्सन है ए, उसने जो है बी को ये वाली चीज बोली कि मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे ना उधार, वो मैं तुम्हें कुछ समय के बाद दे दूंगा, या कुछ टाइम पीरियड के बाद दे दूंगा। अब उसने ये वाली चीज नहीं बोली कि कितने टाइम पीरियड में, कि 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, या 2-3 साल में, या फिर 2-4 महीने में, उसने कुछ भी ये वाली जो है टाइम पीरियड जो है उसने मेंशन नहीं किया, उसने सिंपली ये वाली चीज बोल दी कि कुछ टाइम में। तो ये जो वर्ड है ना कुछ टाइम, ये हमारा अनसर्टेन है, ये हमारा वेग है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी क्लियर कट है ही नहीं ना एक एग्रीमेंट के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि ये ना क्लियर होना चाहिए कि इतना पैसा है, या फिर ये वाली कंसिडरेशन है, इतना टाइम पीरियड है, सारी चीजें ना क्लियर कट होनी चाहिए, लेकिन इस वाली चीज में नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा है वो ये है कि मैं तुम्हें कुछ क्वांटिटी ऑफ राइस एक रीजनेबल प्राइस पर दूंगा। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स हमारे होते हैं, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं वॉइड, क्योंकि सम क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी, प्लस रीजनेबल प्राइस। क्या है रीजनेबल प्राइस, कौन डिसाइड कर रहा है? आपने एक प्रॉपर
ना तो अमाउंट बताई है राइस की, ना ही आपने एक प्रॉपर अमाउंट बताई है या फिर प्रॉपर प्राइस बताया, कोई रीजनेबल प्राइस, वेग टर्म्स है, कोई क्लियर सर्टेन या फिर क्लियर जो है टर्म वो नहीं है। तो ऐसे वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे वो वॉइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने ये चीज लिखी हुई है कि एग्रीमेंट जो है ना वो क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए। जैसे कि कोई ये चीज बोले कि मैं आपको 500 किलो राइस जो है वो 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से दूंगा, यानी कि 100 रुपए किलो के हिसाब से 500 किलो राइस जो है वो ए पर्सन बी पर्सन को दे रहा है। इसमें क्या है, क्लियर है, क्वांटिटी 500 किलो राइस, प्राइस भी है कि पर केजी का 100 लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए, क्लियर और डेफिनेट। फिर आता है हमारा केस लॉ, जो कि है स्कैमल वर्सेस ऑस्टन ऑस्टन 1941 का ये हमारा केस था। इसके अंदर क्या था कि ये हायर और परचेज टर्म्स पे था और कोई भी ना क्लैरिटी नहीं थी गुड्स को वो करने की। एक पार्टी के पास ना कुछ गुड्स थे जो उसको मतलब कि बेचने थे, तो उनका ना मतलब बहुत ही वेग जो है वो टर्म्स थे, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो इस वाले केस के अंदर कोर्ट ने ये चीज बोली कि जो टर्म्स थे ना उनमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, टर्म्स और कंडीशंस तुम्हारे वेग थे, इसलिए जो जो तुम्हारा एग्रीमेंट है वो तुम्हारा है वॉइड एग्रीमेंट। ये था हमारा अनसर्टेनिटी इन एग्रीमेंट्स वाला पार्ट। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 30 पे, जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जहां पे विनिंग और लूजिंग जो है वो एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो विनिंग और लूजिंग, उस एग्रीमेंट में जो विनिंग और लूजिंग है वो एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम पहले तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं, और दूसरी चीज ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड होते हैं। जैसे कि कोई ये चीज, ए पार्टी है, ए जो है वो बी को ये चीज बोल रही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच चल रहा है, अगर इंडिया जीत गई तो ए जो है वो बी को 1000 रुपए देगा। अब ये जो है अनसर्टेन है, क्योंकि ना तो तुम गेम खेल रहे हो, ना ही तुम्हें ऑलरेडी पहले से ये वाली चीज पता है। ठीक, भविष्यवाणी तो तुम करके नहीं बैठे हो कि भाई इंडिया जीत जाएगी या पाकिस्तान जीत जाएगा। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे वॉइड, जहां पर हमें यही नहीं पता होता कि इस इवेंट में आगे क्या चीज होने वाली है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक, इसका एक एक्सेप्शन हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, वो ये है कि जो हॉर्स रेसिंग होती है ना, जो हॉर्स रेसिंग 500 जिसमें 500 रुपए से ज्यादा पैसे लगाए गए हो, ऐसे जो है ये अलाउड है। अब क्यों है ये उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस हमें एक ये स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर हॉर्स रेसिंग में 500 रुपए से ऊपर लगाए गए हैं तो वो अलाउड है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा अंग्रेजों के जमाने का है, तो उस टाइम पे उनके में तो चलती थी हॉर्स रेसिंग और वो तो पैसे भी लगाते थे, तो एक गेम था बेसिकली ये, तो इस वजह से उन्होंने ये वाले जो है एक्सेप्शन में हम लोगों को चीज दी हुई है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है कि क्या क्या चीजें इसके लिए असेंशियल्स है। सबसे पहली चीज तो कि दोनों ही पार्टीज में बराबर का चांस होता है विनिंग और लूजिंग का। दो पार्टीज हैं, दोनों ही पार्टीज में बराबर है कि वो हार भी सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि वो अनसर्टेन इवेंट होने चाहिए, कुछ भी सर्टेन इवेंट वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा लगाया है तो वो हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली तुम्हारी ना स्किल्स वगैरह जो है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग मतलब जो भी कोई स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता है ना, वो अपना दिमाग यूज करके और फिर वो लगाता है कि कहाँ लगाना है, मुझे कैसे लगाना है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होते। वेजरिंग एग्रीमेंट वो होते हैं जहां पर इवेंट जो है वो अनसर्टेन है, जिसकी पता नहीं है किसी को भी, दोनों ही पार्टीज दोनों कंडीशन में है कि हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो वो थे। इसका जो केस लो था हमारा वो था गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959 का ये केस था। इसमें भी ये वाली चीज बोली गई थी कि वेजरिंग जो है ना वो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। यानी कि ऐसे अगर आप एग्रीमेंट में किसी में घुसते हो तो वह एग्रीमेंट को वॉइड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी या कोई सजा हो जाएगी या फाइन वगैरह लग जाएगा आपके ऊपर, ये वाली चीजें नहीं है, क्योंकि वो इलीगल नहीं है। कब तक इलीगल नहीं है, जब तक कि स्टेट उसको इलीगल कंसीडर ना कर रही हो। ठीक है, तो ये था हमारा
सेक्शन नंबर 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स का। ये एक बारी हम लोग दोबारा देख लेते हैं सारा, ताकि एक बारी रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले था हमारा कौन से एग्रीमेंट्स जो है एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड डिक्लेयर करके रखता है लॉ, वो वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कौन से सेक्शन में है, वो है 26 से लेके 30 तक। और क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को, मोरालिटी को और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम उनको वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 26, मतलब हम लोगों ने जो है इसके एक एक करके सारे सेक्शंस पढ़े थे, तो उसमें से सबसे पहले वाला जो सेक्शन है वो हमारा आता था रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी का शादी करने का जो राइट है उसको रिस्ट्रेंट करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया था, प्लस में केस लॉ देख लिया था। फिर उसके बाद हमारा था सेक्शन नंबर 27 जिसमें कि ट्रेड के बारे में बात की गई थी, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एक पर्सन को एक लॉफुल, एक लीगल ट्रेड करने से या बिजनेस करने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, और ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड होते हैं। एक्सेप्शन हम लोगों ने इसका देख लिया था, सेल ऑफ गुडविल जो कि रीजनेबल लिमिट्स तक होता है। दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट, जिसके अंदर हमने फर्म वाला एग्जाम्पल लिया था। और केस लो हम लोगों ने देखा था माधवचंद्र वर्सेस राजकुमार। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 28 पे। सेक्शन नंबर 28 बात करता है रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोर्ट जाने से रोक रही है या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसे किसी एग्रीमेंट में उसको घुसा के, तो ये वाला भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, आप किसी का भी कोर्ट जाने के राइट में अड़चन नहीं बन सकते हो, ये वाला था हमारा इसमें। इसका हम लोगों ने एक्सेप्शन देखा था जो कि था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोर्ट जो है आपको एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इस वजह से। केस लो हम लोगों ने देखा था सतीश कुमार वर्सेस सुरेंद्र कुमार का। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 29 पर, जो कि बात करता है अनसर्टेनिटी इन एग्रीमेंट्स के बारे में। यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी चीज़ क्लियर या डेफिनेट नहीं है, कंसिडरेशन हो, गुड्स हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो क्लियर नहीं है या फिर डेफिनेट नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो हमारे आते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के अंदर, और ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे हो जाते हैं वॉइड। ठीक, इसका केस लो हम लोगों ने देखा था स्कैमल वर्सेस ऑस्टन। ठीक है, जिसके अंदर की ये चीज़ बोलती थी कि आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। ठीक, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी थी, वेग आप लोगों ने चीज़ें बोली हुई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी क्लियर नहीं थी। फिर था हमारा सेक्शन नंबर 30, जो कि इस वाले सेगमेंट का लास्ट सेक्शन है, जो था वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में। वेजरिंग एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पर विनिंग और लूजिंग जो है वो एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड होती है। हमें पता नहीं है उस इवेंट के अंदर आगे क्या चीज़ होगी, क्या उसका आउटकम होगा, लेकिन दोनों ही पार्टीज के 50-50% चांस होते हैं जीतने के भी और हारने के भी। ठीक है, अनसर्टेन जो है वो इवेंट हो जाता है। जैसे कि किसी ने मान लो ये वाली चीज़ बोल दी, मैच चल रहा है और कोई ये चीज़ बोल दे, ए मान लो ए जो है ये चीज़ बोल दे कि अगर कोहली ने यहाँ पे इस वाली बॉल पर छक्का मारा तो मैं तुम्हें जो है 1000 रुपये दूंगा। बी को उसने ये चीज़ बोली। अब ना तो बी को पता है ना ही ए को पता है, क्योंकि ए या बी नहीं खेल रहे हैं, खेल तो कोहली रहा है। अगर मान लो कोहली ने छक्का मार दिया तो ए को बी को 5000 रुपये देने पड़ेंगे या 1000 रुपये देने पड़ेंगे, जितना भी उनके बीच में डिसाइड हुआ है। लेकिन अगर उसने चौका मार दिया या फिर वो जो है आउट हो गया, रन आउट हो गया, या उसका एक ही रन बना है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बी को देना पड़ेगा। तो यानी कि दोनों ही पार्टीज जो है उनके पास 50-50% चांस है जीतने के भी और हारने के भी। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर कोहली छक्का मारेगा या नहीं मारेगा ये भी अनसर्टेन है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज में से किसी को भी ये वाली चीज़ नहीं पता, वो नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। इसका एक्सेप्शन जो दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है हॉर्स रेसिंग वाला, जिसके अंदर ये वाली चीज़ बोली गई है कि अगर स्टेक 500 रुपये से ज़्यादा का है तो फिर ऐसे जो है अलाउड है।
केस लो हम लोगों ने देखा था गेरूलाल पारख वर्सेस महादेव दास का 1959 का केस, जहां पर ये वाली चीज बोली गई थी कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हमारे वॉइड होते हैं लेकिन इलीगल नहीं होते हैं। और इलीगल कब तक नहीं होते? जब तक कि स्टेट उसको डिक्लेयर ना करे इलीगल। ठीक, तो ये था हमारा जो एक बचा हुआ पार्ट था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाला। यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने क्या चीज करी है कि हमने इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया, हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट पढ़ लिया, और हमने हमारे सारे असेंशियल्स जो थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे वाली क्लास में हम लोग जो है इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ तक क्या था कि आपका ना एक बेस रेडी हो गया कॉन्ट्रैक्ट लो का, तो बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाते हैं तो आगे की जो चीज़ें हैं वो फिर आप लोगों के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर ले। अभी ये था कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि बेस क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया हमारा ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।